हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। हम पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि शिफ्ट थ्रू द ग्लास सरफेस। यदि ग्लास सरफेस रखा हुआ है, दोनों साइड हमारा क्या था बच्चों, मीडियम सेम था, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट सेम मीडियम में रखा था। तो बच्चों उससे हम कैसे हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पे शिफ्ट होके बनेगा, तो इस सारी चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इन सारे वीडियो का लिंक जो है हम आज वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बच्चों। वहां से जाके आप देखो, क्लिक करना, आप उसको देख के आओ ताकि आपको समझ में आएगा। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक तो हमारा स्लैब के दोनों साइड सेम मीडियम था, लेकिन अब है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में है, तब उसका शिफ्टिंग कैसे निकालते हैं ना। तो बच्चों आप बेसिक फार्मूला आप जान चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हो, तो वह क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग है। आप जो बेसिक सीखे हो वह टाइम कंज्यूमिंग है। तो बच्चों आप क्या करो कि हम उसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर यदि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हो, उस केस में आप कैसे शिफ्टिंग निकालोगे। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज, फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक हम फाइंड आउट करेंगे। देखना कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग लिखना बच्चों, हेडिंग लिखोगे व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर placed in different medium, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में होगा, ऐसा है सिचुएशन। चलो बच्चों देखो ध्यान से, तो क्या होगा यहाँ पे देखना कि यह हमारा स्लैब है ना, मान लो कि यह लाइन अंडरलाइन है। अब देखो यहाँ पे ऐसा हमारे, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा दिए, क्या है बच्चों, ऑब्जर्वर है। कोई दिक्कत क्या, यह हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, अच्छी बात। यहाँ ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यह डिस्टेंस t1 माने और यह ऑब्जेक्ट है, यह डिस्टेंस हम t2 मान लेते हैं। और यह ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर और स्लैब के बीच, यह जो स्लैब है उसके बीच का जो डिस्टेंस, या स्लैब मानो या सरफेस मान लो, ऐसा कुछ है। तो बच्चों हम t3 मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल इमेज इस ऑब्जर्वर से कितना डिस्टेंस दूर बनेगा, तो आप कैसे, मानो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, यह सरफेस को एक स्लैब मान लीजिए, फिर इसके लिए कितना शिफ्ट होगा वो निकाल लो, फिर जो उससे जो इमेज बनेगा वो दूसरे सरफेस के लिए क्या मान लोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर उससे हम क्या करेंगे, शिफ्ट निकाल लेंगे और जो फाइनल आएगा उसको लिख लेंगे, आ जाएगा। लेकिन बच्चों हम इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे, मान लो कि अभी तो दो ही है तो कर लोगे, ये 5-10 लगा दे तब क्या है, टेंशन बढ़ेगा। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए बच्चों हम शॉर्ट ट्रिक का जनरेशन करेंगे। ध्यान से सीखना, इसको सीख लो, इसी के बेस पे हम शॉर्ट ट्रिक जनरेट कर लेंगे। तो देखो क्या होने वाला है, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मीडियम n1 माने, इसका मीडियम n2 मान लो और इसका मीडियम n3 मान लेते हैं, इसको सरफेस 1 मान लो और इसको सरफेस 2 मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। t1 क्या है बच्चों, यह ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच का डिस्टेंस, t2 क्या है, यह सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच का डिस्टेंस, और t3 जो है वह ऑब्जर्वर और सरफेस 2 के बीच का डिस्टेंस है। हो गया बच्चों। अब याद करो, आपको याद होना चाहिए कि एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच आपको क्या रिलेशन बताए थे, याद करो तो बच्चों। क्या था हमारा n2 अपॉन n1, यह n2 और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों। यहाँ पे μ2 और μ1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या बोले थे, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यही ना पढ़े थे बच्चों। चलो अच्छी बात है। अब देखो ये सारी बात है, उसको याद रखो। n2 क्या होता था, याद करो थोड़ा सा,
कि जिस मीडियम से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा, जिस मीडियम में रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मानना है। रियल डेप्थ वह होगा कि सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस दूर है, उसको रियल डेप्थ बोलेंगे। एपरेंट डेप्थ क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसका फाइनल इमेज मतलब ऑब्जेक्ट से कितना दूर शिफ्ट हो, मतलब वो सरफेस से कितना दूर बना है, वो सारी बात है ना। तो चलो अच्छे से, अब यह क्या है, यह एपरेंट डेप्थ हमें निकालना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो लिखो यहाँ पे, यह रे गया, ऐसे रे गया, रेड पेन वाली रे। अब देख यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। इसको मान लेते हैं बच्चों n1 और n2 में, n1 को रेयरर मीडियम मान लेते हैं और n2 को क्या मानते हैं, डेंसर मीडियम मान लेते हैं। क्या परेशानी है, तो n1 हमारा क्या है बच्चों, लेसर है n2 से। इससे यह हमें क्लियर हो गया कि रे का डायग्राम बनाएंगे ना वो इजी पड़ेगा, और इजी क्या लॉजिकल हमें दिखेगा कि किधर बेंड कर रहा है और किधर जा रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, n1 ग्रेटर हो n2 से, लेकिन हम ऐसा माने हैं बच्चों कि n1 लेस देन है n2, ऐसा है सिचुएशन। चलो अच्छी बात है। अब क्या है कि यहाँ बेंड करेगा बच्चों, किधर बेंड करेगा, इस साइड। तो नॉर्मल क्या इधर बेंड किया, चलो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, हो गया। इस सरफेस की वजह से इमेज कहां बनेगा, तो कैसे लिखोगे बच्चों, देख तो यहाँ पे हम क्या लिखोगे, n2 अपॉन n1 इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ के लिए चलो हम क्या यूज करते हैं, हम मान लो बच्चों x मान लेते हैं और एपरेंट डेप्थ के लिए d डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत क्या। अब n2 क्या होगा, जिस मीडियम से रे आ रहा है, तो जिस मीडियम से रे आ रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, n1 मीडियम से आ रहा है रे, तो n2 की जगह क्या लिखोगे, n1। चलो n1 क्या होता है, जिस मीडियम में रे जा रही है उस मीडियम का इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, तो n2 लिखेंगे इक्वल टू x क्या होगा, रियल डेप्थ, सरफेस से कितना दूर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, t1 डिस्टेंस पे, तो t1 अपॉन d तो हमें निकालना है एपरेंट डेप्थ। चलो अच्छी बात है बच्चों, निकालो। क्या लिखोगे यहाँ पे, देख तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो n1 d1 d डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, n2 t1, मतलब d डैश जो होगा वो n2 t1 अपॉन n1। अरे होगा कि नहीं, यही तो होगा बच्चों कि यह जो है यहाँ पे देखना, जो यह इमेज जो बनेगा कुछ यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो सरफेस से कितना डिस्टेंस दूर होगा, n2 t1 अपॉन n1। हो गया, इस तरह की कहानी है। अब यह जो इमेज बना है बच्चों, आई जो इमेज बना, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, आई जो इमेज बना, आई वह क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इधर मिटाते हैं ना इसको देखो बच्चों, मिटा रहे हैं ना, क्या लिखोगे बोलो तो, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस 2, मतलब 2 सरफेस के लिए आई हमारा क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अच्छी बात है। चलो अब क्या होगा, रे आया यहां से, रे कहां से, यहां। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो बच्चों। अब जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो फिर बाहर निकल रहा है, ऐसा कंसीडर करके चलो कि n2 जो है बच्चों वह n3 से अलग है ना, n3 से लेसर है। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं, इस तरह से। तो जब इसको बच्चों पीछे की ओर मिलाओगे, पीछे की ओर, तो कहीं यहाँ पे बनेगा, इसका मान लेते हैं कि आई फाइनल है ना, आई फाइनल। अब बताओ कि यह आई फाइनल इस सरफेस से कितना दूर होगा, तो लगाओ फिर फार्मूला, क्या लगाओ मैं बोल तो, जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम से आ रही है, n2 से, n2 लिखो, जा कहां रही है, n3 में, तो n3। एपरेंट रियल डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ क्या होता है, सरफेस से कितना दूर होगा। तो बच्चों यह इस सरफेस से कितना है, n2 t1 अपॉन n1 और यह t2, तो यह टोटल डिस्टेंस होगा। तो बच्चों क्या लिखोगे बोल तो, n2 t1 अपॉन n1 प्लस का t2। अरे लिखोगे कि नहीं, यही ना रियल डेप्थ होगा सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस। देख तो बच्चों यहां से यहां का डिस्टेंस जो रेड पेन से, देखना रेड पेन से जो लिखा गया है,
यही ना होगा, बोल दो ना। तो इसीलिए दिस T2 प्लस क्या लिखोगे N2 T1 अपॉन N1, ये वाला। अब रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ मान लेते हैं D डबल डैश होगा, कोई परेशानी क्या, इसमें D डैश माने तो उसमें D डबल डैश मान लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो क्या लिखोगे D डबल डैश N2, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो N2 N3 T1 अपॉन N1, यही ना, प्लस का क्या लिखोगे N3 T2 ना, हो गया। अब D डबल डैश इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, N2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, सबके साथ एक एक करके इंडिविजुअल डिवाइड कर दो बच्चों, कैलकुलेशन है। तो N2 यहाँ डिवाइड होगा तो N2 से N2 गायब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। T1 अपॉन N1 प्लस का क्या लिखोगे N3 T2 अपॉन क्या लिखोगे N2, यहां से क्या होगा बोलो तो बच्चों, N2 यहां भी आएगा, दिस मल्टी कैंसिल हो जाएगा, तो D डबल डैश जो होगा वो N3 T1 अपॉन N1 ऐसा लिखोगे, प्लस का N3 T2 अपॉन क्या लिखोगे N2, यही ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी क्या बच्चों। चलो अब देखो, यह तो हो गया, यह कहां से डिस्टेंस है, D डबल डैश जो है वह इस सरफेस से डिस्टेंस हुआ ना, D डबल डैश मतलब इस सरफेस जो सेकेंड सरफेस है उस सेकेंड सरफेस से इमेज के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां देख तो कुछ यही ना आएगा, यही ना D डैश रहेगा, D डबल डैश रहेगा, और D डबल डैश कितना आया है बोल तो बच्चों N3 T1 अपॉन N1 प्लस क्या लिखोगे N3 T2 अपॉन N2 ना, यही ना डिस्टेंस होगा, यहाँ फाइनल इमेज जो रेड पेन से लगा हुआ है। चलो इतना हो गया बच्चों, तो अब हमें निकालना है कि जो फाइनल इमेज जो बना है, यह फाइनल इमेज वो ऑब्जर्वर से कितना दूर है। तो क्या रॉकेट साइंस है कि बच्चों, तो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस इस सरफेस से T3 है और यहां से निकाल लिए है फाइनल यह डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस मतलब ऑब्जर्वर से हमें फाइनल इमेज क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बच्चों लिखो, स्क्रीनशॉट लेना बच्चों इसका, अब मिटा के फिर से बनाते हैं ना, हो गया। चलिए देखना बच्चों हम क्या बोले हैं, ध्यान से सुनो। हमारा क्या है, मान लेते हैं बच्चों D जो है, D वह क्या है, D हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस है। कोई दिक्कत क्या बच्चों, तो D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो तो, D इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों D डबल डैश प्लस TT मतलब T3, कोई परेशानी क्या। अब D डबल डैश है बच्चों, D डबल डैश वो कितना आया है देख तो N3 T1 अपॉन N1 आया है, प्लस N3 T2 अपॉन N2 आया, और प्लस का क्या लिखोगे T3, हो गया। अब देखो यह T3 है, उसके साथ होशियारी करना है हमें, ताकि हमें क्या हो कि कॉमन टर्म लेके और उसको जनरल फार्मूला बना सके। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, N3 से मल्टीप्लाई किए हैं और N3 से डिवाइड भी कर दिए, कोई परेशानी क्या। N3 से मल्टीप्लाई और N3 से डिवाइड कर दिए तो फिर तो कैंसिल आउट के, बस स्टाइल चेंज किया गया है लिखने का, लेकिन बात वही है ना, स्टाइल चेंज बात वही है। बच्चों अब क्या लिखोगे यहाँ पे देख तो, D इक्वल टू देखना, हम सारे जगह से N3 कॉमन ले सकते हैं, देख तो बच्चों, तो सारे जगह से N3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या T1 अपॉन N1 प्लस का T1 अपॉन N1 प्लस का T2 अपॉन N2 प्लस का T3 अपॉन N3, यही ना बचेगा इस तरह से। तो बच्चों यही ना डिस्टेंस होगा, तो क्या हमें लॉजिक क्या निकल के आया कि यदि डिफरेंट मीडियम में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखा हुआ है तो कुछ फाइनल इमेज जो बनेगा कहां से, ऑब्जर्वर से, वह क्या बनेगा N3 जो ऑब्जर्वर के साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उससे मल्टीप्लाई कीजिए,
जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके और स्लैब के बीच मतलब सरफेस 1 के बीच क्या डिस्टेंस है उसको लिए और उससे ही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड किए। फिर इसके और इस सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच कितना डिस्टेंस है वह लिया और दोनों के बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिए। फिर T3 क्या है, ऑब्जर्वर और सरफेस 2 के बीच क्या डिस्टेंस है वह और उसी में ऑब्जर्वर रखा हुआ है जहां पे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई रॉकेट साइंस है कि बच्चों? तो जस्ट लाइक अभी तो दो मीडियम था तो ऐसा आया ना। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और हम जनरल फार्मूला एक लिख के बताते हैं कि मान लो कि 10-12 मीडियम हो जाए तब कैसे करोगे। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसको। हो गया। चलो यदि मीडियम जो है अब बहुत सारा है ना, देखना कैसे हो रहा है। चलो देखिए ध्यान से, यहां पे मान लो कि ऐसा है ना, यहां पे एक मीडियम इस तरह से बहुत सारा है, कोई दिक्कत क्या? इस तरह सिचुएशन, यहां N1 है, यहां N2 है, N3, N4, N5 और इधर N0 मान लेते हैं जहां पे ऑब्जर्वर हो। कोई दिक्कत क्या? ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, यहां हम ऑब्जर्वर का डिस्टेंस T0 माने, इसको मान लो बच्चों क्या, यहां ऑब्जेक्ट रखा है तो T1, इसके बीच का डिस्टेंस T2, इसके बीच का डिस्टेंस T3, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है T4 और एक T5, इस तरह से माने। कोई परेशानी क्या? बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, अब मान लो कि यहाँ पे इमेज बन रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे IF फाइनल इमेज कहाँ बन रहा होगा? फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा होगा। अब कहोगे यहाँ आप कैसे जानते? बच्चों जानने की कोई बात नहीं, और कहीं बन सकता है लेकिन हम ऐसा मान लिए हैं तो यहाँ पे हमारा इमेज बना। अब बताओ कि क्या जनरल फॉर्मूला लिखोगे? जनरल लिखो तो बच्चों हमारा फाइनल इमेज जो होगा यहां से और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? D मान लेते हैं। तो देख तो कैसे, जब दो था तो क्या लिखे थे और अभी देखो D इक्वल टू क्या लिखोगे? मीडियम में, जिस मीडियम में हमारा ऑब्जर्वर है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है तो N0 ले लिए। चलो हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? जहां पे ऑब्जर्वर है मतलब ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और मतलब T1 अपॉन N1 प्लस का क्या लिखोगे? T2 अपॉन N2 प्लस का क्या लिखोगे? T3 अपॉन N3 प्लस डॉट डॉट इस तरह से T3 आया तो T4 भी आएगा, फिर T5 भी आएगा प्लस और क्या लिखोगे बच्चों? जिस मीडियम में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑब्जर्वर उसका और N0, इस तरह से। क्या परेशानी है? अब जितना भी मीडियम लिख दो, क्या नहीं लिख सकते हो कि कितना डिस्टेंस पे दूर पे बनेगा फाइनल इमेज ऑब्जर्वर से? तो बच्चों यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक है। क्या हो गया? तो इस तरह से कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। आप इसको हम इस मेथड कहोगे कि नहीं हम इससे नहीं बनाएंगे बच्चों, जो आप बेसिक सीखे हैं उससे बनाओ, तो बनाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन हमें टाइम को बचाना भी तो है बच्चों। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस तरह इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इजी वे में बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन भी करके हम दिखाते हैं आपको। हो गया? चलिए देखो, मान लो बच्चों एक हमारा ऐसा क्वेश्चन है, देखना। चलिए देखो यहां पे, यह हमारा है कंटेनर है ना, यहां पे मीडियम N1 मान लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ना। इसका जो थिकनेस है बच्चों, इसका यहां थिकनेस जो मान लो यह T1 जो है हमारा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का होगा। यह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जो है वह मान लेते हैं 2 है। यह थिकनेस जो है हमारा 5 सेंटीमीटर का है और यह जो है बच्चों, यह हम मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह कितना है हमारा, मान लो बच्चों कितना 3 है। इस तरह से मान लेते हैं 3, क्या परेशानी है? और इसका 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट
यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको बताओ कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा ऑब्जर्वर से। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एक उपाय, एक होशियारी करना चाहिए आपको कि क्यों ना ऑब्जर्वर को एकदम सरफेस से चिपका के रख दो, ताकि इससे क्या फायदा होगा बच्चों। तो चिपकाओगे तो टी नोट जो है जहां पे ऑब्जर्वर रखा था, वह जो डिस्टेंस है टी नोट वह तो जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, यदि यहाँ पे चिपका के रख दो ऑब्जर्वर की आंख को, बिल्कुल ऑब्जर्वर का आंख यहाँ से चिपका दिया गया है, तो यह टी नॉट जो होगा ऑब्जर्वर और कहां पे, इस सरफेस के बीच का डिस्टेंस वह तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एयर है ना, तो एयर के लिए तो n नॉट 1 यूज करोगे, क्या परेशानी है। तो क्या आप जनरल फार्मूला क्या यूज करोगे, d इक्वल टू n नॉट के लिए क्या यूज 1 इंटू t1 हमारा 10 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्लस का 5/2 प्लस का 3 अपॉन नहीं थिकनेस पहले लिखो 20 अपॉन क्या लिखोगे 3 और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिलेगा। आएगा कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या, यदि मान लो कि हर एक सरफेस के लिए लगाना पड़ते तो इतना जल्दी बन जाता कि ये क्वेश्चन नहीं बनता बच्चों। तो इसलिए हम बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखो, और यह ट्रिक तब लगाना बच्चों, तब लगाना जब हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में हो। साथ ही साथ दूसरा नंबर बात यह भी याद रखना कि रे हमारा पैरेक्सियल होना चाहिए, मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो पैरेक्सियल रे के लिए कॉन्सेप्ट लगाना है। तो दो बात आपको ध्यान रखनी है ना, रे पैरेक्सियल होना चाहिए और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, डिफरेंट मीडियम में होना चाहिए। तो आप इस फार्मूला, इस कॉन्सेप्ट को यूज करो और इजी वे में बनता है आपसे। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ना। मान लो कि हमारा स्लैब रखा हुआ है, या लेटरल इन्वर्जन करने का मतलब या लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। मान लो कि स्लैब है, अब तो पैरेक्सियल रे है, अब कहोगे कि नहीं हम नहीं मानते हैं पैरेक्सियल रे नहीं होगा, तो अब कुछ एंगल आई जो है वो कुछ एंगल होगा। अब स्मॉल एंगल की बात नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में क्या शिफ्टिंग कितना आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको बच्चों हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको आराम से देखिए और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बने आप बनाओ, आराम से बनेगा। यदि बच्चों ध्यान से यदि इसको समझ में नहीं आया है तो फिर से आप क्या है पीछे करके आप वीडियो को देखना, 100% समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स इट।